Hello, everybody, and good evening. I know I'll be the one speaking since all of you are muted, but this is a very important series that we started. और इसको हम कहते हैं हम होंगे कामयाब. हम होंगे कामयाब इसलिए क्योंकि जब हम वापस ये लॉकडाउन के बाद सब ठीक होके हम वापस ऑफिस जाएंगे और अपना बिजनेस शुरू करेंगे, तो हम यही मकसद लेके जाएंगे कि हम होंगे कामयाब. और इसी के लिए हमने आज ऐसे एक सेशन चुना है जिसमें हम ऐसे ऐसे स्पीकर्स को हमने चुने जो आपको वो प्रोत्साहन देंगे, आपसे वो बातें कहेंगे, वो एग्जाम्पल शेयर करेंगे उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लेके. तो हम वक्त जाया ना करते हुए हमारे जो अगले स्पीकर है डॉक्टर नीलेश गोखले. Dr. Nilesh Gokhale, एक associate professor. He's an associate professor with Symbiosis Institute of Media and Communication. 18 years of experience in consulting, teaching, and research. He was also the former director of Siagar Institute of Management and research head of MIT School of Management. He also headed research in the Green Hat Consulting and Research Group. Dr. Gokhale काफी इंटेंसली काम करते हैं टीम बिल्डिंग, ब्रांड कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पॉजिटिव outreach towards business and towards stress. He is an exponent of that, and he has authored 3 books and research papers. And it is an honor for me to invite Dr. Nilesh Gokhale. Sir, the session is yours. Sure. Thank you very much, Shri Kumar sir, Stylus Events, Ranjit ji, and a very warm welcome to all the audiences. Thank you so much, Dr. Maithili. I mean, you have made my task easier with such a wonderful beginning, and I'm so comfortable because even if I'm not able to deliver to your expectations, Dr. Pushkar will be following me. So I'm in the most comfortable position right now. So I would be, very glad to start this. मैं एक छोटे से श्लोक के साथ शुरुआत करना चाहूंगा जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है इस वक्त. बस 1 मिनट आप अपनी आंखें बंद रखें. अगर मेरे साथ दोहराना चाहे, बचपन से हम लोग ये श्लोक सुनते आ रहे हैं, तो प्लीज दोहराएं. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्. श्लोक का मतलब सबको पता है. एकदम ब्रीफ में बताना चाहूंगा. सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः. सब सुखी हो, सब निरामय हो. माँ कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्, किसी को दुख न कभी दिखाई दे. इस प्रार्थना के साथ, इस पॉजिटिविटी टोन के साथ शुरुआत करते हैं टीम बिल्डिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट की. एक छोटा सा स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा. आप चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं. बहुत ही सीधा, सिंपल, सरल सवाल है. मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ. एक फिगर्स आ रहा है आपके सामने. इस फिगर में कुछ गड़बड़ है, आपको बस वो पिक करना है इसमें क्या गड़बड़ है. ये जो ब्लू डॉट है ये लोग हैं, ये एम्प्लॉयज हैं, आप मान सकते हैं इसको. जो सर्कल है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन है. मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. और मैं आपको अभी दूसरी डायग्राम दिखाता हूं. ये दोनों डायग्राम में अंतर क्या है. तो अगर हम इसको ठीक से देखें और अगर आप यहाँ पे फोकस दें, तो ब्लू डॉट तो सभी जगह पे हैं, आपके एम्प्लॉयज हैं. ये सर्कल यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी दोनों जगह पे हैं. 2 चीजें अलग है इसमें, दोनों डायग्राम में फर्क ये है, हर एक एम्प्लॉय का डायरेक्शन अलग अलग दिशा दर्शा रहा है यहाँ पे. इसका मतलब हर एक एम्प्लॉय का खुद का अलग अलग इंडिविजुअल गोल है, वो अपने से चल रहा है. भले वो उसको आप सैलरी दे रहे हो, उसको बताया वो काम वो कर रहा है, बट उसका इंडिविजुअल गोल अलग अलग है. किसी का गोल एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है. और यहाँ पे इस ग्रुप में आप अगर देखते हो तो सभी एम्प्लॉय का जो गोल है, भले वो अलग अलग हो, बट सबका गोल एक ही दिशा में दर्शा रहा है, एक ही दिशा में आ रहा है, विच इज कोर पर्पस. और इस कोर पर्पस को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल. तो यही एक्चुअली अंतर है समूह में. तो पहली हमने जो देखी वो समूह था, ये जो है वो संघ है जिसे हम पॉपुलरली टीम बोलते हैं.
कई बार ऐसे होता है, मेरे कंसल्टिंग के दौरान भी मैंने देखा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, उसकी मैनेजमेंट, इन सबको पकड़ के बोला जाता है कि ये भाई टीम है, और आप ठीक से अगर देखने जाओ तो उभर के सामने आता है कि ये टीम नहीं है, ये समूह है। बट ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये संघ की तरह उभर के आता है। नाउ ये इस बैकग्राउंड पे हम लोग एकदम थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, क्विकली करेंगे अबाउट व्हाट इज अ टीम। दो ये थियोरी नहीं है, बट ये संकल्पना समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कई बार समूहों को टीम बोला जाता है। सो व्हाट इज टीम मैनेजमेंट? Team management refers to various activities which bind the team together by bringing the team members closer to achieve set targets. इसका मतलब हम जब बार बार टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट जार्गन है देखा जाए तो, बट संकल्पना बहुत सरल और सीधी है। इसमें अब टीम मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, आप जो भी एक्टिविटी करते हैं विच बाइंड्स द टीम टुगेदर, जो आपके टीम को साथ में लेके आती है, साथ में रखती है, और ये किस लिए? फॉर अचीविंग, उस गोल को हासिल करने के लिए जो इनके लिए सेट टारगेट्स हैं। और सबके लिए एक कॉमन टारगेट कौन सा है? वो मेरे टीम का ऑब्जेक्टिव है। ये ब्रॉडली संकल्पना है टीम मैनेजमेंट की। हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसमें और डिटेल में हम लोग जाएं, तो मैं अभी प्रैक्टिकल पर्पसेस पे आता हूं इसके। कई बार अगर आप पिरामिड स्ट्रक्चर आपने काफी बार सुना होगा, शायद देखा भी होगा। टिपिकली इसका ये लोगों के दिमाग में होता है, हमारे दिमाग में होता है, अभी भी था कई सालों तक। सबसे ऊपर होता है ओनर, सीईओ, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। उसके नीचे आते हैं मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और बॉटम ऑफ द पिरामिड इज आपका फ्रंटलाइन स्टाफ होगा, सपोर्ट स्टाफ होगा, सेल्स स्टाफ होगा, आपके कारीगर हो सकते हैं। ये हमारा कंसेप्ट है पिरामिड का। ना इसमें दिक्कत केवल एक ही है कि आप अगर ठीक से इसको देखें तो, और अगर आप डिपेंडेंसी के हिसाब से इसको देखें तो ये पिरामिड एक्चुअली उल्टा है। नाउ एज अ लीडर, अगर मैं मेरी टीम के बारे में इस पिरामिड के हिसाब से सोचूं, ना कि इस पिरामिड के हिसाब से, व्हाट विल हैपन इज, ये ओल्ड अप्रोच है। ये बहुत पुराने जमाने में टीम्स ऐसे मैनेज होती थी। इसे टिपिकली टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता था, यानी ओनर कमांड देगा, वहां से नीचे आएगा। अभी भी ये होता है मैनेजमेंट का स्टाइल, बट अभी जरूरत क्या है, स्पेशली क्राइसिस के वक्त, ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज बॉटम्स अप। यानी पहले जो आपका ये बॉटम था, फ्रंट लाइन, ये आपका अभी टॉप हो गया है, मिडिल लेवल विल रिमेन, एंड ओनर हैज नाउ बिकम द बॉटम, व्हिच वुड मीन all the ideas, all the efforts will be proposed, will start from bottom of your pyramid, then to the managers, and then finally it will come to owner, and owner will take the decision, not the other way around, wherein owner takes the decision and others will simply implement it. Sure. Now I'll directly move to managing the team during the crisis, because we have to start real fast. What do you think? आपको क्या लगता है कि किसी भी टीम मैनेजमेंट का क्राइसिस में स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? किसी भी टीम का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है उसका लीडर, विच वुड मीन हमें लीडर के ऊपर थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा, जो मैथिली जी ने उसका जरूर जिक्र किया और एक दो टेक्निक्स भी बताए। शुरुआत करते हैं क्राइसिस से। मेरे पूरे मेरे टॉक में ये एक ही बार है जब मैं निगेटिव मेंशन करूंगा, इसके आगे नहीं होगा, बट ये अनअवॉइडेबल है बिकॉज मैं क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। आई थिंक हम सब लोग अभी तक कोरोना के ऊपर फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सपर्ट हो चुके हैं, यानी मीडिया ने हमको एक्सपर्ट बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप ने हमको एक्सपर्ट बनाया। अभी प्रॉब्लम यह है कि हम सब लोग एक्सपर्ट बने हुए निगेटिविटी के। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, जितने भी हम वेबिनार पे बैठे हैं, वी नो दैट अच्छा ये हुआ, बट ये तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, ये स्प्रेड हो रहा है। फिर कोई उसके ऊपर नुस्खे बता रहा है, कोई उपाय बता रहा है, कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कम्युनिटी को कर रहा है। सो इसमें ये हो रहा है ऐसा कि जो बुरा घट रहा है, घट चुका है, उसके ऊपर 90 to 95% ऑफ पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम। सो इफ आई वांट टू बी एन इफेक्टिव लीडर, अगर मुझे मेरी टीम को, मेरे बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो पहली बात ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी ये सुझाव होगा। आप ऑडियंस में काफी सारे लोग मैं देख रहा हूँ अभी जो 30-30, 40-40 साल से इस बिजनेस में है। सो ये मैं मेरे ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लीडर को किसी भी क्राइसिस में, टीम लीडर को फोकस करना चाहिए
फर्स्ट फॉरमोस्ट एक्सेप्टिंग द क्राइसिस कि हाँ डैमेज हुआ है. द मोमेंट हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लें, जैसे हम लोग बोलते हैं उस चीज की ओनरशिप लेना कि हाँ मुझे पता है डैमेज हुआ है, आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. बिकॉज यहाँ पे दो ऑप्शंस हम सबके पास होते हैं. आई मीन बाय नेचर इट इज दैट वे, इधर यू फाइट और यू फ्लाइट. कि इम्पैक्ट हो गया, बुरा क्राइसिस हुआ, या तो आप उससे भाग जाओ. द मोमेंट हम लोग उसके ऊपर ब्रूड करना चालू करते हैं, हम लोग एक्चुअली भागने की तैयारी करते हैं, या तो इसको फाइट करो. अब सबको याद होगा, आई थिंक हमारी जनरेशन तो पक्का देखा ही है, बट जो यंगर जनरेशन ने भी अभी ज्वाइन किया है उन्होंने भी शायद ये सब देखा होगा, मे बी यूट्यूब वीडियोज में. सचिन तेंदुलकर ने उसका डेब्यू किया था 16 साल की उम्र में, आपको याद होगा. उस टाइम डेब्यू हुआ था पाकिस्तान में. पाकिस्तान के टीम में उस टाइम एक से एक बॉलर्स थे. अभी 16 साल का तो उसको तो बच्चा ही कहा गया था टीम में. तेंदुलकर ने जब डेब्यू किया तो वो उसका डेब्यू पूरा वो टूर था पाकिस्तान का. आई थिंक तीसरा या चौथा टेस्ट मैच था. टेस्ट मैच ऐसी मोड़ पे आ गया था कि दिग्गज लोग पैवेलियन में वापस जा चुके थे, 3 विकेट या 4 विकेट जा चुकी थी. नवजोत सिंह सिद्धू क्रीज पे था, तेंदुलकर ने उसको ज्वाइन किया. तेंदुलकर ने पहली बॉल सियालकोट में खेली, ये वर्ल्ड फेमस एग्जांपल सबको शायद पता हो. वो बाउंसर था, किसी और से नहीं, वकार यूनुस से बाउंसर था. इतना भयंकर बाउंसर कि तेंदुलकर की नाक लगभग टूटी और वहां से खून बहने लगा. दूसरे एंड पे थे पाजी सिद्धू. सिद्धू उनकी तरफ दौड़े, वहां से स्ट्रेचर आया, स्ट्रेचर के साथ तेंदुलकर का उस टाइम का रूममेट सलील अंकोला भी अंदर आया, फिजियो आए, और तेंदुलकर को पहली सलाह दी गई थी कि तुम तुरंत अंदर पैवेलियन में जाओ. और उस टाइम तेंदुलकर के पास दो ऑप्शन थे. एक तो वो 16 साल का था, बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था, या तो वो पैवेलियन लौट जाए, 1-2 मैच रेस्ट ले, या तो इंडिया वापस आ जाए, कोई उसको ब्लेम नहीं करने वाला था, बिकॉज दिग्गज आउट होके ऑलरेडी पैवेलियन में बैठ चुके थे. तेंदुलकर ने क्या किया हम सबको पता है, एंड दैट इज फेमसली कॉल्ड एज टाइगर्स आई, सम ऑफ यू आर अवेयर. तेंदुलकर ने इसका वो शब्द अभी भी मेरे कान में गूंजते हैं, मैंने सुने नहीं, बट बाद में जब ये स्टोरी नैरेट हुई, इट इज वेरी इंस्पायरेशनल. तेंदुलकर ने सिर्फ वहां पे पानी पिया, वो पैवेलियन में भी अंदर नहीं गया, और उसने सिद्धू को और फिजियो को केवल 2 शब्द बोले, जिसने तेंदुलकर का पूरा करियर का ग्राफ बदल लिया. वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा, इन हिज ओन मराठी हिंदी. ही सेड मैं खेलेगा. And Salil Ankola later on mentioned this, that when he said मैं खेलेगा, without even getting closer to the tiger in my entire life, I saw tiger's eye which was roaring, and हम लोग सब लोग को tiger's eye बता रहा था, I am tiger of the cricket, please don't tell me to retire, get hurt, मैं खेलेगा. And that is where Tendulkar, as an example, if you look at it, it was a crisis for a batsman. मेरा डेब्यू है और मैं घायल होकर मेरे देश वापस नहीं जा सकता. क्राइसिस ही एक्सेप्टेड, एंड उसने केवल एक्सेप्ट नहीं किया, उसके बाद जो बॉल तेंदुलकर ने खेली उस पे उसने वकार यूनुस को चौका मारा. उसके बाद उसने 60 रन बनाए, और वो मैच हमने सेव किया, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट फॉर अस. So that's the leader in making, who would accept the crisis and move on with. The best part of focusing on what is my present is, अगर मैं बात करता रहूं, जैसे आपकी तरह हमारे भी एम्प्लॉयमेंट में, हमारे कंसल्टिंग में क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका है. आई मीन सबसे पहले तो कंसल्टेंट का धंधा बैठ जाता है फ्रैंकली, बिकॉज मेरे क्लाइंट का ही धंधा बैठा हुआ है. माय क्लाइंट इटसेल्फ इज फाइंडिंग इट वेरी टफ. What am I going to consult him right now? After some time, maybe yes, when I see the signs of revival. उसके बाद, so what do you do right now? If I keep brooding कि अभी तो ऐसा हो रहा है, क्या करें, मैं जिस कॉलेज में हूँ वहाँ पे एडमिशन होंगे कि नहीं होंगे, इससे मुझे हासिल कुछ नहीं होगा. सो द बेस्ट इज वो एनर्जी में फोकस करूं कि मैं तब तक क्या कर सकता हूं, मैं खुद को क्या प्रिपेयर कर सकता हूं. एंड दैट्स व्हाई ये एक्सेप्टेंस जितने जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, बिकॉज फिर आपका पूरा एनर्जी डाइवर्ट होगा खुद को प्रिपेयर करने में. तो दूसरी बात, क्या इसका ये मतलब है कि मैं बिल्कुल इग्नोर करूं आजू बाजू क्या हो रहा है? आंसर इज नो. यू आर अ लीडर, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, पर आप क्राइसिस की डिटेल एनालिसिस करो. मैं डबल अंडरलाइन वर्ड को कर रहा हूं, आप एनालिसिस करो. सो जब मैं आप बोलता हूं, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, बट प्लीज डू नॉट ट्रस्ट ऑन व्हाट एवर न्यूज इज फेड टू यू अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कुछ डेटा के साथ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं. उस क्षेत्र के जो भी जानकार है उनसे कृपया न्यूज वेरीफाई करें. एग्जाम्पल सिंपल देना चाहता हूं.
एक न्यूज बीच में आया था, आई थिंक एक हफ्ते पहले, कि पुणे में जितने भी रेड जोन्स हैं वहां पे दूध और सब्जी भी नहीं अभी मिलेगा, केवल इनफैक्ट दूध भी नहीं मिलेगा, केवल मेडिकल शॉप्स खुले रहेंगी। ये न्यूज सभी जगह फ्लैश हुआ। एक न्यूज चैनल ने यहाँ तक बोल दिया कि पुणे में रेड जोन में कल सुबह से पुलिस दूध डालेगी जाके। जब हम कलेक्टर की वेबसाइट पे गए गवर्नमेंट की, और वहां से हमने सर्कुलर देखा, तो सर्कुलर में क्लियर लिखा था कि ये जोन्स में रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, और अगर हालात बहुत गंभीर हुए तो पुलिस की सहायता ली जाएगी और एक ग्राउंड पे मिल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ आप देख सकते हैं एक छोटा सा न्यूज इसको कैसे इंटरप्रेट करके पूरे मार्केट में पैनिक हो गया। नाउ इमेजिन जो दूध वाला वहां पे दूध बेच रहा है उसको कितना पैनिक हुआ होगा। सो जितना भी आजू बाजू क्राइसिस हो रहा है, माइक्रो लेवल यानी आपके बिल्कुल आजू बाजू हो रहा है, या मैक्रो लेवल ग्लोबली जो हो रहा है, इसमें थोड़ा सा डाइग्रेशन करना चाहूंगा। ग्लोबली जो अभी हो रहा है वो तो एनीवे ज्वेलरी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करने वाला है। आप लोग जानकार हैं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस का क्या होगा, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ऊपर ही चढ़ेंगे प्राइसेस, नीचे आना बिल्कुल असंभव है। जब तक डॉलर और चाइनीज करेंसी का वॉर चल रहा है तब तक गोल्ड के लिए तो कोई इशू नहीं है एज फार एज प्राइसेस गोइंग अप। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ क्राइसिंग, ये एक मैं क्राइसिस ये एक मैंने किया। दूसरा, उसका मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है बहुत जरूरी है। आप लोग काफी लोगों ने आपके ये कैलकुलेशन हमारे बना के रखे होंगे, आपके एसोसिएशन से एसोसिएशन ने कुछ प्रेडिक्शन दिए होंगे, बट मेरी सबसे विनती है, आपके पास काफी साल का डेटा होगा, आपके पास एटलीस्ट मोटा मोटा नंबर्स होंगे, मंथ वाइज उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए मंथ टू मंथ बेसिस पे कितना लॉस हुआ। बिकॉज ऐसे क्राइसिस की सिचुएशन में जहाँ पे हर रोज कुछ नया हो रहा है, कुछ घटनाएं घट रही हैं, ये बिल्कुल गलत होगा कंपेयर करना ईयर टू ईयर बेसिस। आप मंथ टू मंथ डेटा निकालिए कि मई 2019 में मेरा सेल्स का सिचुएशन क्या था और मई 20 में कितना। ये आपको काफी सारा क्लियर पिक्चर देगा। तो नाउ एज अ लीडर व्हाट यू हैव डन इज, आपने क्राइसिस एक्सेप्ट किया, आपने उसके ऊपर ज्यादा सोचना छोड़ दिया, आपने उस चीज का एनालिसिस किया और उसका मेरे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्या हुआ ये हमने सोचा। ना दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये काफी जगह पे ये थोड़ा पॉपुलर है हमारे फिल्मों में भी। हमारे फिल्मों में कई बार ये ऐसा सीन होता है, या आपने सीरियल्स में देखा होगा कि एम्प्लॉय बॉस के पास आता है, बोलता है आई हैव वन नेगेटिव न्यूज और एक अच्छी खबर है, कौन सी पहले सुनाओ। एंड बॉस बोलता है कि पहले अच्छी सुनाओ या जो भी है। इट हैज बीन टेस्टेड एंड प्रूवन, सभी जगह पे हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, दैट यू शुड ऑलवेज ब्रेक द बैड न्यूज फर्स्ट। स्पेशली मैं स्ट्रिक्टली बिजनेस सेंस से बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ब्रेक द बैड न्यूज फर्स्ट। रीजंस आर सिंपल। आप जब बैड न्यूज बताओगे, आपके मैनेजर को बताओगे, आपके एम्प्लॉय स्टाफ सेल्स वालों को बताओगे, इट गिव्स टाइम टू बोथ ऑफ यू टू थिंक ओवर इट। अगर उस न्यूज को हमने या उसको थोड़ा सा राउंड अबाउट वे से बताया, क्लियरली लोगों को बताया नहीं, तो आपके पास जो सीमित समय है तो मैक्सिमम समय चला जाएगा कि एग्जैक्टली भैया हुआ क्या है उसको जानने में। तो जो भी न्यूज है, अच्छा है बुरा है, ब्रेक इट इमीडिएटली टू योर एम्प्लॉयज, एटलीस्ट द कोर टीम जो आपके साथ काम कर रही है। दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन द क्राइसिस। नाउ तो क्राइसिस में ओवरऑल टीम हम मैनेज कैसे करें? जैसे हम सब लोग हमारी बिजनेसेस में एक सेट गोल के साथ चलते हैं, इफ नथिंग एटलीस्ट हमारा टर्नओवर का गोल होता है, इस साल मैंने इतना टर्नओवर किया, अभी अगले साल इसको इतना बढ़ाना है। और आप सबको पता है कि पहले तो एनुअल प्रेडिक्शन हो करते थे, बाद में कंपनीज ने क्वार्टरली प्रेडिक्शन चालू कर दिया, अभी क्वार्टरली भी फेल हो गया, कंपनीज मंथली प्रेडिक्शन कर रही हैं, और अभी कोरोना के दौर में तो सब बंद है तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं कर रहा। तो अब हमारे लिए नई शुरुआत है, अब हमारे लिए नया माउंटेन हमें चढ़ना है। नाउ इफ आई वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन, अगर मुझे कोई माउंटेन क्लाइंब करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या चीज मेरे पास क्लियरली होनी चाहिए? आपको लगता है मेरे पास इक्विपमेंट होना चाहिए, आपको लगता है मेरे पास पैसा होना चाहिए, या आपको लगता है मेरे पास करेज होना चाहिए, या आपको लगता है मेरे पास सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए? आंसर इज, होना तो ये सब चाहिए, बट सबसे पहले मेरे पास क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे पास ये चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए मुझे माउंटेन कौन सा चढ़ना है। यहाँ पे सो इसका मतलब है, यहाँ पे मैं माउंटेन का जब जिक्र कर रहा हूँ तो मैं आपकी ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। सो आपको अभी रिसेट बटन दबाना है एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं आपको, यानी हम सबको। मैं खुद ऑब्जेक्टिव रिसेटिंग में लगा हुआ हूँ एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद इट, आई बस शेयर विद, बट आई थिंक यस, ये कुछ आगे के दिनों में वो क्लैरिटी आ जाएगा कि मुझे माउंटेन चढ़ना कौन सा है।
बिकॉज अगर वो मेरा गोल डिफाइंड नहीं है तो ये होगा कि बिकॉज फाइनली हम लोग ग्रुप की नहीं बात कर रहे हैं, हम टीम की बात कर रहे हैं। जब मेरे पूरे कंपनी का, बिजनेस का, स्टोर का मैं गोल डिफाइन करूंगा तो इसके हिसाब से अभी मेरे इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के गोल बदलने वाले हैं, और इस क्राइसिस के बाद आपके बिजनेस का गोल पक्का बदलना है। आई मीन इट इज बाउंड टू चेंज। सो इसके हिसाब से बिकॉज एक हुआ गोल जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रोल ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम लोग उसको हमेशा बोलते हैं ना KRA या परफॉर्मेंस इंसेंटिव, तुमसे एक्सपेक्टेड क्या है, ये सब डिपेंडेंट होगा मेरे गोल पे। आपको शायद हो सकता है टिपिकली जो बिजनेसेस काफी पुराने हैं उनकी केसेस में ये कई बार होता है कि ओनर फैमिली और बहुत पुराने एम्प्लॉय, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है। सो विच वुड मीन कि कई बार प्रोफेशनली ये रोल डिफाइन नहीं हो पाते, यानी रीडिफाइन नहीं हो पाते। तो समय के साथ ये जरूरी है कि ये रोल्स भी रीडिफाइन हो जाए, बिकॉज अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही थोड़ा सा चैलेंज में है तो मेरे गोल बदलेंगे। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे स्टोर, मेरे चेन के गोल बदले, ऑब्जेक्टिव बदले, तो मेरे एम्प्लॉय के रोल भी उसके हिसाब से बदलने चाहिए। ये बोल्ड डिसीजन होगा बट ये करना ही पड़ेगा। यानी मैं गाड़ी का इंजन बदलूं पर बाकी के पार्ट्स नहीं बदलूं गाड़ी के, ये तो मुश्किल है। आई मीन हो ही नहीं सकता है ऐसा ना। आप एक बार जब गोल डिफाइन कर लें तो ऐसा कई बार होता है, दो दो सिचुएशन में होता है। जब कोई क्राइसिस में आता है तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली गोल चेंज कर देता है कि आज लगा कि ये करे कि नहीं 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 ये नहीं अच्छा लग रहा, अभी 2 दिन बाद इसको करते हैं। ये करना सुइसाइडल होगा। एट द सेम टाइम लोग गोल कब फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, जब बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है और मुझे अभी कुछ नया करना है, पता नहीं मुझे क्या करना है पर कुछ नया करना है। ये भी डेंजरस सिचुएशन है, बिकॉज इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन का जो माउंटेन होता है, हर सुबह एक नया माउंटेन आ जाता है। इसमें एक एग्जांपल है जो काफी जगह पे पब्लिश हुआ है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। वो एग्जांपल है वाडीलाल का। वाडीलाल बहुत फेमस ब्रांड था आइसक्रीम का, अभी भी है मार्केट में वैसे, बट अबू लाने के पहले वाडीलाल था, और क्वालिटी करके जब था वो आइसक्रीम, वो बाद में जब क्वालिटी वॉल्स बना वगैरह वगैरह, तो क्वालिटी को कोई तोड़ नहीं था। वाडीलाल मार्केट में आया, वाडीलाल ने पूरा इंडिया का मार्केट लिटरली तोड़ दिया, मार्केट आइसक्रीम का। यानी वाडीलाल आइसक्रीम का टेस्ट अभी भी बढ़िया है, उस टाइम इट वाज अनपैरेलल्ड। वाडीलाल ग्रुप को काफी सक्सेस मिला। उसके बाद इंडिया में प्रोसेस्ड फूड का जमाना आ रहा था, तो वाडीलाल प्रोसेस फूड में घुस गया। प्रोसेस फूड में थोड़ा सा ट्राई करने के बाद ग्रुप को लगा कि जब मनमोहन सिंह साहब ने 1991 में इकोनॉमी ओपन किया, ग्रुप लगा कि अभी फॉरेक्स में पैसा डाल सकते हैं। वाडीलाल ग्रुप ने और एक माउंटेन चढ़ने की कोशिश की, वो फॉरेक्स था। उसके बाद वाडीलाल ग्रुप को लगा जो रियल एस्टेट बूम आया उसमें हम पैसा लगा सकते हैं, तो वाडीलाल ग्रुप ने रियल एस्टेट में पैसा लगाया। और उसके बाद उन्होंने और एक माउंटेन बदला, उन्होंने केमिकल में पैसा लगाया। और हम सबको पता है ये चारों माउंटेन वाडीलाल चढ़ नहीं पाया, वहां पे फेल्योर हुए, एंड दे हैड टू कम बैक टू देयर बेसिक वेयर दे स्टार्टेड, वेयरइन दे हैड रियल कोर कॉम्पिटेंसी व्हिच वाज आइसक्रीम्स। ऑफ कोर्स अभी उनका मार्केट लीडरशिप नहीं है, बट थोड़ा बहुत प्रेजेंस मार्केट में फिर से दिखा रहा है। तो पहली बात, आपका माउंटेन डिफाइन कीजिए। माउंटेन डिफाइन होगा तो गोल डिफाइन होगा, गोल डिफाइन होगा तो आपके एम्प्लॉयज के रोल डिफाइन हो पाएंगे। और माउंटेन को बार बार मत बदलिए। यू माइट टेक टाइम टू डिसाइड विच माउंटेन टू क्लाइंब, बट डोंट चेंज इट frequently. Second is managing team during crisis. I'm sorry, I think I have exceeded the time. I'll quickly come to it. Uh, Align your individual goals with organizational goals. Trust your people and don't judge them by their appearances. Third is don't be scared of failures. एक फेमस क्रिकेटर है मरवान अट्टापट्टू, शायद आपने सुना होगा। अट्टापट्टू ने डेब्यू करने के बाद उसका स्कोर कार्ड आपको पता है क्या था? डक 0, दूसरा इनिंग 0, नेक्स्ट मैच 0, फोर्थ मैच 1, फिफ्थ मैच 0, सिक्स्थ मैच 0। उसके बाद उसको 3 साल टीम के बाहर निकाला गया। अट्टापट्टू जब वापस आया तो उसने सेंचुरी स्कोर की और बाद में श्रीलंका को लीड किया। सो प्लीज डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फेल्यूर्स। आपके आजू बाजू बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, एज ए लीडर हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें लीड करना है फ्रॉम द फ्रंट। इसका एक एग्जांपल हमेशा दिया जाता है, वो रतन टाटा साहब का। पुणे से नासिक जा रहे थे किसी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, बीच में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उनके साथ 2 मैनेजर थे, तो ड्राइवर टायर बदल रहा था, 2 मैनेजर भी नीचे चाय और बाकी चीजों के लिए उतरे। और 10 मिनट बाद दोनों मैनेजर ने आजू बाजू देखा तो टाटा साहब कहीं पे नजर नहीं आए। फिर उनको अचानक क्या लगा, वो गाड़ी के पास गए, देखा तो टाटा साहब ने अपनी पूरी स्लीव ऊपर करके ड्राइवर के साथ रतन टाटा साहब खुद गाड़ी का टायर चेंज कर रहे थे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मोटिवेशन टू द टीम।
मोटिवेशन इज लाइक ऑक्सीजन. मोटिवेशन केवल सैलरी से नहीं आता है. मोटिवेशन बहुत तरीके का होता है. सैलरी के बाद सबसे ज्यादा मोटिवेशन टेक्निक जो वर्क होता है, ये वर्ल्ड ओवर देखा गया है, विच इज एप्रिसिएशन. हाउएवर ऑलवेज एप्रिसिएशन मस्ट बी इन पब्लिक. और आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है तो क्रिटिसिज्म शुड नॉट बी इन पब्लिक, क्रिटिसिज्म शुड बी इन प्राइवेट ऑलवेज. नाउ टीम में मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीडर विजिबल होना चाहिए. टिपिकली क्राइसिस के टाइम पे जितनी बार आपको पॉसिबल हो, जितनी बार टॉप मैनेजमेंट को पॉसिबल हो, इफ नॉट पॉसिबल एटलीस्ट थोड़ी बार और रेगुलर बेसिस पे आपका मिडिल मैनेजमेंट टीम जो है उनको आपके पिरामिड के साथ, हर एक लेयर के साथ एंगेजमेंट रखना बहुत जरूरी है. वीडियो एंगेजमेंट इज द बेस्ट वे टू मैनेज टीम्स ऑलवेज. सो visibility of the leader is extremely important. Next is effective communication. Next to it, I will have to now really rush through, is giving true picture to your team. Please tell them, because पकड़ लीजिए आपके पास कोई कारीगर है. Now कारीगर की because of his own unfortunate background, कारीगर का जो information का source है वो by and large जो न्यूज में जो देख रहा है और न्यूज से भी ज्यादा जो व्हाट्सएप पे वो पढ़ रहा है उससे आएगा. और आपको पता है कि मैसेज गलत तरीके से वायरल भी कैसे हो सकते हैं. सो एज अ टीम लीडर ये मेरा जिम्मेदारी है कि मैं ऑन माय ओन, इवन इफ मीडिया बाजू का जानकारी दे रहा है, ऑन माय ओन मैं स्पेसिफिक मैसेजेस मेरे टीम को भेजूं जिससे उनको क्लैरिटी मिले. जैसे जितने भी लोग अभी पुणे के बाहर जा चुके हैं या दूसरे स्टेट्स में जा चुके हैं, उनको पुणे मुंबई के बारे में काफी गलत खबर वहां पे मिल रही है. मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ क्लाइंट के वर्कर्स वहां पे हैं. तो एज अ लीडर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुद मैसेज टाइप करूं और उनको तथ्य बताऊं कि भैया ये हो रहा है और हमारे बिजनेस में अभी ये चल रहा है. दिस विल नॉट ओनली एंगेज देम बट ट्रस्ट और बढ़ जाएगा और उनको क्लियर पिक्चर आएगा. इसकी वजह से वो लोग वापस ना आने की संभावना भी काफी कम हो जाएगी. आपके लोग आपके साथ रिटेन हो जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैलेंजिंग समय में जो लोग आपके साथ खड़े हैं, रिवॉर्डिंग देम, मॉनेटरी होगा, नॉन मॉनेटरी होगा, is the immediate thing that all of us can do. उनको आप बिल्कुल लॉयल्टी रिवॉर्ड कीजिए, because that is just not rewarding the loyalty, ये आपका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा. या सो ये फेमसली कहा जाता है कि इन फ्यूचर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट बी द वन विथ मनी और स्किल्स, बट दे विल बी द वन बेस्ट विथ बेस्ट पॉसिबल टीम्स. और ये पिक्चर जानबूझ के यहाँ पे मैंने दही अंडी का सबके लिए लगाया है. दही अंडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टीम मैनेजमेंट. These are the people you can always depend most. These are founding people, and then there is a climber at top. अगर आप ठीक से देखें तो हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, हर एक की वीकनेसेस अलग हैं, बट सब लोग साथ में काम कर रहे हैं बिकॉज सबका लक्ष्य एक ही है जो ऊपर दही अंडी है. This is about team management. Very quickly now I will move to stress. आई थिंक स्ट्रेस मैनेजमेंट में बाय एंड लार्ज मैं आपको एक्चुअली काफी सारे आपके सवाल हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में है. आई थिंक बाद में हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उस दौरान मैं उस टॉपिक को काफी सारा कवर करना चाहूंगा. सो फिलहाल मैं यहीं पे रुक जाता हूँ एंड थैंक यू सो मच.